नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का दृष्टि के बोर्ड प्लस सीवीटी प्रोग्राम में और मैं हूं शशांक। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बोर्ड क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के इतिहास का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, जिसको आप कहते हैं सैंपल पेपर, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। और दोस्तों, सैंपल पेपर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आपको उस एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस का अंदाज़ा लग जाता है, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल का पता चल जाता है और साथ ही साथ क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से होता है उसका भी अंदाज़ा लग जाता है। तो इसी वजह से दोस्तों, सीबीएसई का जो सैंपल पेपर होता है क्लास 12th का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और कई बार ऐसा देखा भी गया है कि सैंपल पेपर से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सीबीएसई का सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का, जिसका पूर्णांक है 80 और इसको बनाने के लिए जो समय मिलता है 3 घंटे का। सबसे पहले सामान्य निर्देश को पढ़ लेते हैं, जो काफ़ी ज़रूरी है और कई सारे स्टूडेंट्स इसको अवॉइड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सबसे पहले दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, क ख ग घ और अंग। 34 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड क में 1 से लेकर के 21 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड ख में 22 से 27 तक 3 अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 60 से 80 शब्दों में देना है। खंड ग में 28 से 30 तक 8 अंकों वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं और 300 से 350 शब्दों में इनका उत्तर देना है। खंड घ में 31 से लेकर 33 4 अंकों वाले प्रश्न हैं, जिसमें प्रश्न के 3 उपभाग हैं। खंड अंग में 34 प्रश्न संख्या 34 मानचित्र पर आधारित है, जो 5 अंकों का है और महत्वपूर्ण परीक्षण मदों की पहचान स्थान अंकित करना शामिल है। मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में नथी कीजिए। अब दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं खंड क की, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है और ये काफी जरूरी है दोस्तों, चूंकि यहाँ से कई बार आपके सीयूईटी के एग्जामिनेशन में जो आप क्लास 12th के साथ देंगे, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं। चलो, सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल यज्ञ वेदियों से जुड़ा हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल यज्ञ वेदियों से जुड़ा हुआ है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या राखीगढ़ी। तो दोस्तों देखोगे कि जो यज्ञ वेदी से जुड़ा हुआ स्थल है वो आपका है लोथल। और लोथल दोस्तों अवस्थित कहाँ है? तो ये गुजरात में है और भोगवा नदी के तट पर है। भोगवा नदी के तट पर है और ये ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह है, जहां पर ज्वार के साथ अंदर आता था शिप और वहीं पर इसकी लोडिंग अनलोडिंग होती थी, फिर भाटा के साथ ये वापस समुद्र में चला जाता था। तो ये आपका ज्वारीय बंदरगाह है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि पुरातत्वविद जले हुए अनाज और बीजों की खोज से आहार संबंधी आदतों का पुनर्निर्माण करने में सक्षम रहे हैं। इनका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? कि जैसे आप हड़प्पा सभ्यता में भी दोस्तों देखोगे तो जो जले हुए अनाज और बीजों से हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो खाने का तरीका है, यानी जो खाद्य प्रणाली है, उसके बारे में पता चल जाता है। तो इसका अध्ययन क्या कहा जाता है? कृषि विज्ञानी, जीवाश्म विज्ञानी, पुरातत्व, वनस्पतिज्ञ, मानव विज्ञानी। तो भाई यहाँ पर अनाज और बीज है, तो ये आपका वनस्पति में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पुरातत्व, वनस्पतिज्ञ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पुरातत्व, वनस्पतिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महाजनपदों के बारे में सही नहीं है? कि अधिकांश महाजनपदों पर राजाओं का शासन था, कुछ जिन्हें गण या संघ के नाम से जाना जाता था कई लोगों का समूह शासन करता था, प्रत्येक महाजनपद की राजधानी होती थी जो अक्सर किलेबंद रहती थी, छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच पांचाल सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो जो घ है वो सही नहीं है,
क्योंकि जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध। और मगध जो है दोस्तों वो ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में बिहार राज्य में है। तो वर्तमान में जो मगध है वो बिहार राज्य में है। वो 6ठी से लेकर के 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन घ। ठीक है, इस पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुनें, यानी एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा। देखो, अंतर्विवाह का मतलब होता है मैरिंग इन, इसी को एंडोगेमी भी कहते हैं इंग्लिश में, यानी अपने समूह के ही अंदर विवाह करना। जैसे यह एक समूह के भीतर विवाह को संदर्भित करता है, जैसे एक गोत्र, कुल, जाति, एक ही स्थान पर रहने वाला समूह। तो जो अंतर विवाह होता है दोस्तों, इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ख। ये होना चाहिए आपका ख। इसके बाद दोस्तों बहिर्विवाह, बहिर्विवाह जो होता है वो समूह से बाहर विवाह करना। तो यह समूह के बाहर विवाह को संदर्भित करता है, यानी ये हो गया ग। बहुपत्नी प्रथा, बहुपत्नी का मतलब हो गया कि जहां एक पुरुष को कई पत्नियों रखने की प्रथा थी, तो ये हो गया आपका घ। और एक है बहुपति प्रथा, बहुपति प्रथा या प्रथा एक महिला के अनेक पति होने की पद्धति है, यानी हो गया ये क। तो ख, ग, घ और क, तो ये हो गया घ। तो ख, ग, घ और क, तो सही उत्तर हो गया दोस्तों ऑप्शन पहला यानी क। तो पहला है ख, दूसरा है ग, तीसरा है घ और चौथा है क। ठीक है, चलो यहां पर दोस्तों अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि माता पिता की मृत्यु के बाद पैतृक जायदाद बेटों के बीच में समान रूप से विभाजित होना चाहिए, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र को विशेष भाग का अधिकारी था। विष्णु स्मृति, व्यास स्मृति, लिखित स्मृति या मनुस्मृति। अब देखो इसका मतलब क्या है कि देखो जब तक माता पिता जीवित रहते हैं तो उनके संपत्ति में पुत्रों का भाग नहीं होता। अब जैसे माता पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो जो संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति, वो पुत्रों के मध्य में बांट दी जाती है। पुत्रियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। और यहां पर दोस्तों आप देखोगे कि मान लो किसी के पास 40 बीघा जमीन है। अब 40 बीघा जमीन है, 4 पुत्र हैं, तो उनके जो जमीन है वो 10-10 बीघा सब बच्चों में बांट दिया जाएगा। लेकिन उस क्षेत्र का जो सबसे उपजाऊ 10 बीघा होगा वो दे दिया जाएगा बड़े बेटे को। तो यहां पर है कि जिसमें ज्येष्ठ पुत्र को विशेष भाग का अधिकारी था, ये आपको दोस्तों मिलता है बात मनुस्मृति में। ये बात मिलती है मनुस्मृति में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन घ, मनुस्मृति। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चित्र दिया गया हुआ है, चित्र से आपको पहचानना है। ये एनसीईआरटी की बुक का फोटो, इसलिए जो फोटो वाला क्वेश्चन हो दोस्तों वो जरूर देख के रखिएगा, क्योंकि कई बार आपको फोटो देख करके उससे पहचानने की बात करता है। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए चित्र को पहचानें कि महाभारत का एक दृश्य को दर्शाती है जो एक पक्की मिट्टी की मूर्ति है। अमरावती से प्राप्त बुद्ध को महल छोड़ने को दर्शाती एक मूर्ति। सरदार और उसके अनुयायी की पत्थर की मूर्ति। कुषाण राजा की बलुआ पत्थर की मूर्ति। अब दोस्तों यहां देखोगे तो ये जो ऑप्शन ख है कि अमरावती से प्राप्त बुद्ध को महल छोड़ते हुए दर्शाती मूर्ति, जिसको कहा जाता है महाअभिनिष्क्रमण, इसको कहते हैं महाअभिनिष्क्रमण, इसको महाअभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो ये जब महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था, इसी को कहते हैं महाअभिनिष्क्रमण, यानी ये दिखाता है गृह त्याग को। और गृह त्याग किया था इन्होंने घोड़े पर, इसलिए घोड़े पर इन्होंने गृह त्याग किया था, इसलिए जो गृह महाअभिनिष्क्रमण का जो चिन्ह है वो है अश्व, क्योंकि इन्होंने घोड़े पर ही गृह त्याग किया था। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ख।
देखो ऑप्शन ख के साथ एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रश्न केवल दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न संख्या 6 के स्थान पर है। तो ये जो क्वेश्चन है वो दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए है और है कि विभिन्न देवताओं विशेषकर इंद्र, अग्नि और सोम की स्तुति शामिल है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि जो ऋग्वेद के जो महत्वपूर्ण देवता हैं वो हैं इंद्र, अग्नि और सोम। इंद्र, अग्नि और सोम। तो इंद्र, अग्नि और सोम जो हैं वो ऋग्वेद के महत्वपूर्ण देवता हैं। तो ये बेसिकली क्या हो गया, तो ऑप्शन हो गया ए ऋग्वेद। और ऋग्वेद काल दोस्तों 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक रहता है, तो जिसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ये है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, इसी को पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को हर महत्वपूर्ण शहर में वितरित किया और स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया? ऑप्शन है अशोकावदान, विनय पिटक, सुत पिटक या दीपवंश। इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए अशोकावदान। और 84,000 स्तूपों का निर्माण हुआ। और यहां पर दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जो स्तूप हैं ये बुद्ध की मृत्यु को दर्शाता है, बुद्ध की मृत्यु को दर्शाता है स्तूप। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रांसवा बर्नियर के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? कि यह एक फ्रांसीसी डॉक्टर, राजनीतिक दार्शनिक और इतिहासकार था। वह राजकुमार दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से निकटता से जुड़े थे। वह 1656 से 1670 तक 14 वर्षों तक भारत में रहे और मुगल दरबार में आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में जुड़े थे। अब दोस्तों यहां एक तीसरा स्टेटमेंट देखोगे तो वो बेसिकली 12 साल तक रहा था, 14 साल तक नहीं रहा था। तो ये 12 साल तक रहा था 1658 से 1670 तक। तो वो रहा 12 वर्ष तक, 12 वर्ष रहा 1658 से लेकर के 1670 तक ईस्वी तक। तो ये रहा 12 वर्ष तक, न कि 14। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है भाई वो गलत है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो 3 स्टेटमेंट तो भाई ऑलरेडी 3 ऑप्शन निकल गए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ग 1, 2 और 4। क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट गलत है तो करेक्ट आंसर हो गया 1, 2 और 4। अब देखो 9th क्वेश्चन है कि ये वृक्ष अपने आप में सबसे अनोखे प्रकृति में विस्मयकारी वृक्षों में से एक था। ये हूबहू खजूर के वृक्ष जैसा दिखते थे, इसमें कोई अंतर नहीं है सिवाय एक अपवाद के कि एक से काष्ठफल प्राप्त होता है, दूसरे से खजूर। निम्नलिखित में से किस यात्री का विवरण है? तो बेसिकली दोस्तों ये नारियल और खजूर के बारे में डिस्कस किया गया कि जो नारियल होता था जिसको काष्ठफल भी बोलते थे, ये इंसान के सर के जैसा दिखता था। और ये जो दोस्तों कहा है, ये कहा है इब्न बतूता ने। और इब्न बतूता ने जो अपनी पुस्तक लिखी, जो पुस्तक आपने लिखा उसका नाम था रहला। और रहला लिखा इसने अरबी में, अरबी भाषा में। और ध्यान रखना दोस्तों ये कहाँ का था, तो मोरक्को का निवासी था। और ये सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आता है। तो करेक्ट आंसर है इब्न बतूता। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। और दिए गए एक कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन करिए। लिंगायत धर्मशास्त्रों में बताए गए श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते थे। लिंगायत मानते थे कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगे और इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। तो कौन सा कथन इसमें सही है? अब देखो भाई, लिंगायत को कहा जाता है वीराशैव भी। तो जो लिंगायत
को कहते हैं वीराशैव भी, वीराशैव संप्रदाय भी। वीराशैव का मतलब होता है शिव के वीर, वीराशैव को। अब वीराशैव में दोस्तों ये क्या होता है, इसको स्टार्ट किया था कर्नाटक में, और कर्नाटक में इसकी शुरुआत की थी बासवन्ना ने। कर्नाटक में इसकी शुरुआत की थी बासवन्ना ने। और ध्यान रखना दोस्तों कि ये लोग अपने जो मृत व्यक्तियों के शरीर को जलाते नहीं थे, उसको दफना देते थे। और इनका मानना था कि भाई मृत्यु के बाद ये लोग वापस नहीं लौटेंगे। और वापस नहीं लौटेंगे और धीरे धीरे करके शिव में ही विलीन हो जाएंगे। तो ये शिव में ही समा जाएंगे और ये वापस नहीं लौटेंगे। तो इस वजह से जो वीराशैव संप्रदाय के लोग थे, जिसको लिंगायत कहते हैं, क्योंकि ये लिंग शिवलिंग को धारण करते थे चांदी की डिब्बी में, तो इस वजह से इनको लिंगायत कहते हैं। तो इस वजह से ये बेसिकली वापस नहीं लौटेंगे। तो यहां पर दोस्तों देखोगे कि जो करेक्ट आंसर है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन क। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर पर शासन करने वाला पहला राजवंश था? तो विजयनगर पर शासन किस राजवंश ने सबसे पहला किया? सुलुव, अराविदु, तुलुव या संगम? तो भाई विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला जो राजवंश था वो था संगम। और जो संगम राजवंश का जो संस्थापक था वो दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का, और इनके जो बड़े भाई थे, जो इन्होंने अपने पिता के नाम पर, बड़े भाई नहीं अपने पिता के नाम पर अपने वंश का नाम रखा संगम। इनके पिता का नाम था संगम, उसी पर इन्होंने वंश का नाम रखा। तो इसमें विजयनगर पर संगम वंश ने शासन किया, उसके बाद किया सोलुव वंश ने, फिर किया तुलुव वंश ने, और फिर थे अराविडु, और ये बात दोस्तों ध्यान रखना कि जो कृष्णदेव राय थे, ये थे तुलु वंश के, तुलु वंश के थे, और ये 1509 से लेकर के रहे 1529 तक। 1509 से लेकर के रहे 1529 तक। बात सबको क्लियर है? चलो, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की, कि निम्नलिखित में से अमरनायक प्रणाली का संबंध में कौन सा कथन सही है? कि अमरनायक बीजापुर के थे, माना जाता है कि अमर शब्द हिंदी के समर से लिया गया है। अमरनायक स्वतंत्र थे, कभी राजा को कर नहीं भेजते थे। अमरनायक सैन्य कमांडर थे, जिन्हें राय द्वारा शासन करने के लिए क्षेत्र दिए गए थे। तो ध्यान रखना दोस्तों कि जो अमरनायक सिस्टम थी वो चलती थी विजयनगर में, और ये जो अमरनायक हुआ करते थे वो सैन्य कमांडर होते थे, जिन्हें राय कहा जाता था। दोस्तों विजयनगर के राजाओं को राय और नरपति कहते थे। तो विजयनगर राय के राजाओं को नरपति या राय कहा करते थे। तो जो विजयनगर के जो शासक हुआ करते थे, इनको कहते थे राय या नरपति, इनको राय या नरपति कहा करते थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ध्यान, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, कि सही विकल्प चुनें कि यह पुस्तक साम्राज्य के वित्तीय पहलू से संबंधित है और राजस्व के दरों के आंकड़ों को विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। ऑप्शन है मंजिल आबादी, सिपाह आबादी, मुल्क आबादी या आम आबादी। तो ध्यान रखना दोस्तों कि इसे कहा, ये जिसमें है वो है आपका मुल्क आबादी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ग, जो है वो मुल्क आबादी, जिसमें वित्तीय प्रशासन है मुगल साम्राज्य का। तो इसमें बेसिकली जो वित्तीय
प्रशासन है मुगल साम्राज्य का। और ये भाग किसका है? तो ये आईने अकबरी का। आईने अकबरी का हिस्सा है और इसके जो लेखक थे वो थे अबुल फजल। अबुल फजल। अबुल फजल है और इन्होंने इसको लिखा फारसी भाषा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से अकबर के अधीन भूमि के वर्गीकरण के मानदंडों में से कौन सा कथन सही है? सही विकल्प चुने। पोलज वह भूमि है जिस पर हर साल खेती की जाती थी और उसे कभी खाली रहने नहीं दिया जाता था। पड़ौती वह भूमि है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वो अपनी खोई ताकत प्राप्त कर सके। चाचर वह भूमि है जो 3 या 4 साल तक खाली रहती थी। बंजर भूमि को जिनसे कामिल कहा जाता था। देखो भाई, बंजर भूमि वो होती थी जिस पर किसी भी प्रकार की खेती नहीं हो सकती। तो बंजर जो होता था, बंजर भूमि पर किसी प्रकार की खेती नहीं हो सकती। और ये जो जिनसे कामिल कहा जाता था वो सर्वोत्तम अनाज को कहते थे। तो जो जिनसे कामिल कहा जाता था सर्वोत्तम या अनाज की सबसे अच्छी सर्वोत्तम अनाज को। अनाज को जिनसे कामिल कहते थे। तो बंजर भूमि को जिनसे कामिल नहीं कहा जाता था भाई, ये ध्यान रखिएगा कि बंजर भूमि को जिनसे कामिल नहीं कहते थे। अब चौथा गलत है ऑप्शन, तो 3 ऑप्शन तो यूं ही निकल गए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ख। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ख। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ख। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहां तक सबको बात क्लियर है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ख। चलिए अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद जमींदारों ने भुगतान के में चूक के पीछे निम्नलिखित में से कौन से कारण बताए? शुरुआती मांगे बहुत ज्यादा थी या उच्च मांग 1790 के दशक में लगाई गई थी। ऐसा समय था जब कृषि उपज की कीमतें कम थी जिससे रैयत को जमींदारों को अपना बकाया चुकाना मुश्किल हो गया। फसल चाहे जो भी हो राजस्व अपरिवर्तित था, इसे समय से चुकाना पड़ता था। स्थायी बंदोबस्त ने शुरू में जमींदार को रैयत से लगान वसूलने और अपनी जमींदारी का प्रबंधन करने तक ही सीमित कर दिया था। अब देखो, स्थायी बंदोबस्त जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया बिहार, बंगाल और उड़ीसा में, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी कि मांग बहुत ज्यादा रहता था, क्योंकि जो राजस्व है वो दरें फिक्स थी। इसके अलावा जब कृषि की उपज बहुत ज्यादा कम थी, यानी कृषि के जो उपज बहुत ज्यादा कम थी, तो इससे वजह से जो किसानों को भी लगान देने में सहूलियत नहीं मिलती थी। किसानों के पास उतना पैसा ही नहीं हो पाता था कि वो जमींदारों को सही से लगान दे पाए, क्योंकि जो कृषि उत्पाद की कीमतें बड़ी कम थी। फसल चाहे जैसा भी हो राजस्व अपरिवर्तित था, तो ये स्थायी बंदोबस्त था, यानी फसल चाहे जैसी भी हो, पैदावार चाहे जैसे भी हो, एक निश्चित रकम आपको देनी पड़ेगी, उसमें कोई छूट नहीं मिलती थी। साथ ही साथ स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को रैयत से लगान वसूलने और अपनी जमींदारी का प्रबंधन करने की शक्ति को सीमित कर दिया कि अगर जमींदार एक निश्चित तिथि पर एक लगान जमा नहीं कर पाता तो उस कंडीशन में उसका जो जमींदारी है उससे छीन करके उसकी नीलामी कर दी जाएगी। तो इस वजह से कई बार होता था कि जमींदार लगान देने में चूक कर देते थे। तो ये जो चारों कारण है दोस्त, वो चारों के कारण दोस्तों सही है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन घ। 1 2 3 4 चारों के चारों जो ऑप्शन है वो है सही। इसके बाद दोस्तों अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर कि हालांकि धनी किसान और ग्राम प्रधान के अन्य भागों में भी ग्रामीण इलाकों में प्रभावशाली व्यक्तित्व बनकर उभर रहे थे, उत्तर बंगाल में सबसे शक्तिशाली थे।
उत्तर बंगाल में जो दोस्तों सबसे शक्तिशाली थे वो कहलाते थे जोतेदार। तो उत्तरी बंगाल में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे वो कहलाते थे जोतेदार। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और उसमें निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक में क्रम में चुने। सिपाही सुबह सुबह लाल किले के फाटक पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले शस्त्रागार पर कब्जा किया और खजाने को लूट लिया। 10 मई 1857 की दोपहर के बाद मेरठ की छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। अवध को औपचारिक रूप से ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। अब देखो, सबसे पहले अवध को मिलाया गया ब्रिटिश शासन में और इसके पीछे कारण दिया गया प्रशासनिक कुव्यवस्था का। तो अवध को जब मिलाया गया वो मिलाया गया सन 1856 में और प्रशासनिक कुव्यवस्था का आरोप लगा करके। प्रशासनिक कुव्यवस्था का आरोप लगा करके, तो सबसे पहले हो गया चौथा ऑप्शन। इसके बाद 10 मई 1857 की दोपहर के बाद मेरठ की छावनियों में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, तो वो हो गया तीसरा, फिर हो गया दूसरा और अंतिम में हो गया पहला। तो 4 3 2 1, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन घ, जो होगा 4 3 2 1। और इस समय जो अवध के जो नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह। जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, इनको हालांकि लखनऊ से भेज दिया गया कलकत्ता, लखनऊ से इनको कलकत्ता भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 कि उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने टिप्पणी की थी कि महात्मा की दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण करते हैं। तो वो है सुमित सरकार, शेखर बंदोपाध्याय, चंद्रन देव सेनन या डेविड हार्डीमन। तो ये दोस्तों कहा था चंद्रन देव सेनन ने, ये कहा था चंद्रन देव सेनन ने कि दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण था, यानी महात्मा गांधी का जो निर्माण किया वो दक्षिण अफ्रीका ने किया। ये स्टेटमेंट है चंद्रन देव सेनन का। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दो है सूची है जिसका मिलान करना है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं रॉलेट सत्याग्रह की। रॉलेट सत्याग्रह हुआ 1919 में, तो ये इसका ऑप्शन हो गया ई। इसके बाद खेड़ा में किसान आंदोलन, अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन, ये हुआ 1918 में, तो हो गया आ। गांधी जी का चंपारण आंदोलन है 1917 में, तो अ। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे, तो ये है ई में। ठीक है, तो ई अ आ ई, तो ई अ आ और ई, तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखो कि इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाले पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा और बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा। ये दोस्तों कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार किया गया, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 की निम्नलिखित समूहों में से किसने शुरू में संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि यह अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई संस्था है। समाजवादी, आदिवासी, पिछड़े जाति और एंग्लो इंडियन। तो ये दोस्तों मना किया था समाजवादियों ने, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो संविधान सभा है ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई संस्था है कैबिनेट मिशन योजना के परिणाम स्वरूप। तो ये कैबिनेट मिशन योजना के परिणाम स्वरूप है और ये बना 1946 में और इसमें 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना में
एक थे पैथिक लॉरेंस, एक थे एवी एलेक्जेंडर, और तीसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, समाजवादी। तो समाजवादियों ने संविधान सभा जॉकोस में शामिल होने से मना कर दिया था, क्योंकि इनको लगता था कि अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था और कैबिनेट मिशन योजना के परिणाम स्वरूप संविधान सभा का चुनाव हुआ और संविधान सभा का गठन किया गया, इसलिए इन्होंने शामिल होने से मना ही कर दिया। यहां तक भाई बात सबको समझ आ गई। तो यहां पर दोस्तों हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कम डिस्कस किया। अब देखो कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और यहां पर भी क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक से नहीं है तो। साथ ही साथ यहां से क्वेश्चन दोस्तों कई बार सीवीटी में भी आ जाते हैं, क्योंकि सीवीटी का भी जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ये ढंग से ठीक कर देता है। तो दोस्तों आज के में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। अब आएंगे अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।